नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मोहताबिश हुसैन। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम 4 का ऐलान का। यहाँ पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही आज की 4 बड़ी खबरों पर विशेष नजर रहेगी। तो वो 4 बड़ी खबरें क्या हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। पहली खबर ग्लैमर की दुनिया से है, जहां पर झटका लगा है टीवी अभिनेत्री संचिता उगाले की खुदकुशी से कई सवाल उठे हैं। दूसरी खबर अयोध्या राम मंदिर को लेकर है। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में एसआईटी टीम की जांच के दायरे में कौन कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। एसआईटी जांच के आदेश यहां पर दिए गए। तीसरी खबर यूपी से ही है। यूपी में योगी को चुनौती देने उतरे ओवैसी के साथ विपक्ष से क्या कोई आएगा भी, क्या कोई नया गठजोड़ बनता हुआ यहां पर दिखेगा, इस पर भी बात करेंगे। और चौथी खबर ईरान को लेकर, ईरान के साथ अमेरिका की डील इजराइल को क्यों मंजूर नहीं है। इजराइल ने साफ कह दिया, हम इस डील को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। वो भी आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है इन दोनों मुल्कों के बीच। लेकिन बड़ी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 ऐसी तस्वीरें जो सुर्खियों में हैं। इसमें आप देखिए, जो पहला मामला है वो यूक्रेन से है। यूक्रेन में रूस का एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। कीव और खार्किव में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश की गई है। कीव में 5 लोगों की मौत हो गई है। रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। दूसरी खबर भी विदेश से हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये जो प्रोटेस्ट करते हुए लोग आपको दिख रहे हैं, ये जिनेवा में हुआ है। जिनेवा में G7 समिट के खिलाफ भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस से प्रदर्शनकारी यहां पर भिड़ गए और आगजनी तक यहां पर देखने को मिली है। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए। जबरदस्त बारिश जम्मू कश्मीर में हुई है। गांदरबल में बादल फट गया और बड़े इलाके में इसके बाद पानी भर गया। हाई अलर्ट पर प्रशासन है इस सब बारिश के बाद। उधर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 80वें जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इस मौके पर व्हाइट हाउस में UFC फाइट भी हुई। ट्रंप ने रिंग में उतरकर विजेता को बधाई दी। Live sporting event. I just can't. वायरल तस्वीरें आपने देखी। अब वायरल खबरों की हम बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं तमाम बड़ी खबरों के बारे में। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान के गबन की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या में राम मंदिर परिसर पहुंच गई है और 3 सदस्यों की एसआईटी पहले 6 आरोपियों से पूछताछ करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के आग्रह पर राज्य सरकार ने एसआईटी की टीम का गठन किया है। एसआईटी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की इस मामले की जांच पर करीबी निगाह है। अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए, एसआईटी बनी है इस मामले में। उत्तर प्रदेश की सियासत में गरमाया हुआ मामला है। 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। बताइए, क्या तस्वीरें वहां से आई सामने और कैसे इस जांच की शुरुआत की गई? बिल्कुल, देखिए, एसआईटी की एंट्री हो चुकी है और तो अब ऑफिशियली रिकॉर्ड्स पर आके ये तमाम जो मुद्दा है इस पर जांच होगी। पहले एसआईटी जो अब तक एजेंसियां जांच कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस है और इसके साथ ही कुछ जो ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स हैं वो भी इस जांच में लगे थे। इनसे फीडबैक ले रही है, क्या कुछ हुआ उस बारे में बात कर रही है। और अब इसके बाद एसआईटी की तैयारी ग्राउंड पर काम करने की है। इसमें जो एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, खुद जो मंडल कमिश्नर है लखनऊ के विजय विश्वास पंत, वो, इसके अलावा जो आईपीएस हैं जो पहले केंद्रीय एजेंसीज में भी रही हैं, उनका अपराध को लेकर अपना काम करने का तरीका है। और आर्थिक गड़बड़ियों के जो तीसरे एक्सपर्ट है, ये तीनों अपने एक्सपर्टाइल के हिसाब से इस पूरे मामले में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। जो सीमित समय दिया गया है जिसमें अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजेंगे। मुख्यमंत्री खासा नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लगातार सीएमओ ऑफिस से इस पर फीडबैक लिया जा रहा है एसआईटी के अधिकारियों से।
अच्छा, ये जो मामला है अजय, क्योंकि इस पर समाजवादी पार्टी खूब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो कैसे अब सियासत इस मामले में हो रही है? जांच की बात हो रही थी, अब एसआईटी भी बन गई है, जांच भी हो जाएगी और जल्दी रिपोर्ट भी आएगी। अब बिल्कुल देखिए, सियासत लगातार राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले में जारी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, खुद अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार को घेरा था, जिसके बाद खुद उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक एनडीटीवी इंडिया से बात करते हैं और जो मस्जिदों की आर्थिक गड़बड़ियां उन पर क्यों नहीं अखिलेश यादव सवाल करते हैं, इसको कहते हुए अखिलेश यादव को घिरते दिखाई देते हैं। तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया अजय आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, एसआईटी ने अपनी जांच यहाँ पर शुरू की है और क्या बातें यहाँ पर सामने आती हैं इस जांच में, यहाँ पर देखना होगा। लेकिन सियासी तौर पर यह मुद्दा काफी गर्माया उत्तर प्रदेश की सियासत में। उधर आप देखिए, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यूपी सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि उसने बड़ी ही तेजी से इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को मिले दान में करोड़ों रुपए की चोरी और घपले की जांच शुरू हो गई। यूपी सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो रविवार शाम ही अयोध्या पहुंच गई। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। राम मंदिर को दान में मिले पैसों में हेरा फेरी का मामला सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया और इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जांच किसी पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में कराई जानी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। जांच होगी तो सही बात सामने आएगी कि कौन कौन लोग राम मंदिर के चंदे के चढ़ावे में गबन करने के दोषी और जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम बनाई है, जो 15 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जानकारी के मुताबिक दान गिनने से जुड़े काम में लगे सभी कर्मचारी जांच के दायरे में। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में दान गिनने के काम को कैसे किया जाता है। इसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और करीब 50 कर्मचारी दान गिनने और फिर पूरे उसे वेरीफाई करने की प्रक्रिया में लगे होते हैं। इन्हें 3 वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है। 24 कर्मचारी पैसों को गिनने का काम करते हैं, जिन्हें ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है और निजी एजेंसी के जरिए इनका जो काम है वो दिया जाता है। यही कर्मचारी नोटों की गिनती करते हैं और उनके बंडल फिर बनाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के करीब 12 कर्मचारी गिनती की प्रक्रिया की निगरानी भी करते हैं। इनके ऊपर 14 अधिकारी और ऑडिटर भी तैनात होते हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य भी होते हैं। इसके बाद आप सोचिए, इस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया तो इस पर सियासत यहाँ पर हो रही है। बहरहाल राम मंदिर के दान देखिए, तो राम मंदिर के दान में गबन के आरोप तब लगने शुरू हुए जब दान को गिनने से जुड़े कुछ लोगों की संपत्ति तेजी से बढ़नी शुरू हुई। मामला ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठा दिया। राम मंदिर को मिलने वाले दान में घोटाले का शक तब गहरा गया जब दान गिनने से जुड़े कुछ लोगों का रहन सहन अचानक बदलने लगा। दान गिनने से जुड़े लोगों की संपत्तियां बढ़ने लगी। इसे लेकर अंदर ही अंदर सवाल उठे, शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जैसे जैसे ये शिकायतें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंची, तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर के लिए दान उन दान पात्र में डाला जाता है जो गर्भगृह के करीब और दर्शन के रास्ते पर। यहाँ जमा होने वाला कैश राम जन्मभूमि परिसर में बने एक गोपनीय कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ आना जाना प्रतिबंध। यहाँ करीब 50 दान की गिनती के काम से जुड़े। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अभी तक 5 संदिग्धों से 2 करोड़ रुपए कैश, 1 कार और 3 आईफोन बरामद की। आगे बढ़ते हैं और बात पटना और खान सर की करते हैं। पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद में एक नया मोड़ आ गया है।
ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद ने जमानत मिलने के बाद खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया। रोशन आनंद ने कहा कि फैजल खान गुंडा है, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान ने ही गोली चलवाई है। साथ ही कहा कि फैजल खान का खुलासा करूंगा। उन्होंने दावा किया कि जेल में मुझे मारने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, खान के गार्ड ने समझौता करने का दबाव बनाया। अपने भाई की मौत पर रोशन आनंद ने कहा कि हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है और सरकार पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा। रोशन आनंद ने कहा कि मेरे भाई की हत्या हुई है, इसलिए उसका दोबारा पोस्टमार्टम हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान, मैं सब चीज खोलूंगा। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए उतरे असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन से परहेज नहीं है। ओवैसी ने कहा कि जो बराबरी और सम्मान के साथ गठबंधन करेगा वो उसके साथ जाएंगे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जो बीजेपी को हराने आएगा उसका स्वागत, लेकिन सपा के कई नेता ओवैसी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। रविवार को बहराइच की सभा में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के इस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। रविवार को बहराइच से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभियान का आगाज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों से हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन बराबरी के स्तर पर। उनके इस बयान के बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। लेकिन उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ पींगे बढ़ाते दिखे। डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभा, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 में तैयारी कर रही है। डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी बना। असदुद्दीन ओवैसी बिहार की कामयाबी बंगाल में तो दोहरा नहीं पाए, लेकिन अब उन्हें यूपी से उम्मीद है। लेकिन दिग्गजों से भरी यूपी की सियासत में पैर जमाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बहराइच से यूपी के लिए AIMIM के अभियान की शुरुआत की। कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए पहले राजनीतिक न्याय जरूरी है। उधर विपक्ष ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि AIMIM बीजेपी की बी टीम। उत्तर भारत में पैठ गहरी करने में जुटी AIMIM के लिए विपक्ष से गठबंधन करना आसान नहीं है। विपक्षी दल मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM विपक्ष खासतौर पर अल्पसंख्यकों के वोट बांट देती है, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को होता है। AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। केवल मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी को हराने और भारतीय जनता पार्टी को वे बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने हमेशा की तरह इस आरोपों को खारिज करते हुए ऐसे नेताओं और दलों पर सवाल खड़े कर दिए। तमाम लोग आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे टीम की, इसीलिए हमारे से पूछकर लाइन लगा रहे हैं बंगाल में बीजेपी जाने के लिए। रविवार को बहराइच की सभा में यही सवाल उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से पूछा। सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे। उधर यूपी चुनाव के लिए कमर कस चुकी बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती को खारिज कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण की
पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके दाल गलने वाली नहीं है। एक के बाद आपका स्वागत है। 4 का अलार्म देख रहे हैं आप और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हो चुकी है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में डील पर मोहर लगेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील पर सहमति का ऐलान किया है। इसके तहत हॉर्मुज खुलेगा, नाकेबंदी हटाई जाएगी, जिससे दुनिया के सभी देशों को राहत मिलेगी। उधर अमेरिका ईरान की डील से इजराइल नाराज हुआ है, कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। 107 दिनों की भीषण जंग, हजारों बेगुनाह लोगों की मौत, अरबों डॉलर की बर्बादी और बारूद बरसाते हजारों घातक हथियार। महीनों से सुलग रहे पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्र से आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो चुका है, जिसके तहत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को रोकने का ऐलान किया गया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। ईरान के साथ डील अब पूरी हो चुकी है। सबको बहुत बहुत बधाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह टैक्स फ्री खोलने के लिए अधिकृत करता हूं। अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने का आदेश दे दिया है। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन स्टार्ट करो और तेल को बहने दो। 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देश इस समझौते पर आधिकारिक मुहर लगाएंगे। ईरान ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने इसकी पुष्टि की। साथ ही उन्होंने अमेरिका के प्रति अपने अविश्वास को भी नहीं छिपाया। उधर इस डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये डील पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर आएगी। मुझसे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे। क्षेत्र के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो उन्हें वास्तविक शांति हासिल करने में मदद कर सकता है। तो अपनी तारीफ भी यहाँ पर वो कर रहे हैं। लेकिन इजराइल इस डील से खुश नहीं है। तो देखिए अब कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। बहरहाल अमेरिका और ईरान की डील से पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। वहीं ईरान की सर्वोच्च सैन्य कमांड ने इसे अमेरिका की हार करार दिया है। डील के बीच सबसे ज्यादा चर्चा $300 बिलियन की शर्त की हो रही है। डील के बाद ईरान की सर्वोच्च सैन्य कमान खातम अल अबनिया ने एक बेहद कड़ा बयान जारी किया है। उसके मुताबिक ईरान की फौलादी इच्छा शक्ति ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका के पास हार स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ईरान की सरकारी मीडिया ने 14 पॉइंट्स का ड्राफ्ट जारी किया है। उनके मुताबिक समझौते में ये सब शामिल है। लेबनान में स्थायी संघर्ष विराम, ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, 30 दिनों के भीतर नाकेबंदी को खत्म करना, अमेरिका की सेना क्षेत्र से हटे, ईरान के बुनियादी ढांचों के लिए $300 बिलियन की आर्थिक मदद, ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर प्रतिबंधों का खात्मा। हालांकि अभी अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की। अब दुनिया को उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति का एक नया दौर शुरू होगा। उधर ईरान डील ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में बड़ी दरार डाल दी है। ट्रंप ने जिस डील का दावा किया उस पर अब ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजराइल इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति समझौते को सबसे बड़ा कूटनीतिक मोड़ माना जा रहा था, उसे इजराइल ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल के बेहद रसूखदार राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विन ने ट्रंप की इस डील पर बेहद तीखी और सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा, ट्रंप का समझौता हमारे ऊपर लागू नहीं होता। अमेरिका के अधीन नहीं है इजराइल। हम इस समझौते के हिस्सेदार नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इजराइल कोई बनामा रिपब्लिक नहीं है। वो दिन अब लद गए जब यहूदी मार खाते थे। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो इजराइल की मर्जी के आगे नहीं झुकेगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि ये डील इजराइल को पसंद आए या न आए, लेकिन हम इस पर अड़े रहेंगे।
क्योंकि ये अमेरिका के हित में। अब सबकी नजरें नेतन्याहू पर टिकी है। क्या वो दबाव में आगे झुकेंगे या डील पर साथ देंगे? तो देखा आपने, अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इजराइल इस मामले में मानेगा या फिर अमेरिका इजराइल के रिश्ते खराब तो नहीं हो जाएंगे इस डील के साथ। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी डील को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना हर हाल में दक्षिणी लेबनान में ही जमी रहेगी। अगर ईरान ने कोई हमला करने की जरूरत की तो उस पर पूरी ताकत से पलटवार किया जाएगा। इजराइल पर चाहे जितना भी दबाव बनाया जाए, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू और मैं मिलकर एक बिल्कुल स्पष्ट नीति चला रहे हैं। लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा क्षेत्रों में आईडीएफ तैनात रहेगी ताकि हमारे देश की सीमाओं की जिहादी तत्वों से रक्षा की जा सके। तो ये रुख है जो इजराइल का यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल हो गया है कि अमेरिका इजराइल जो मजबूत सहयोगी नजर आते हैं, वो कहीं इस डील को लेकर उनके बीच में दरार तो नहीं आ जाएगी। बहरहाल इस पर और अपडेट आपको देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शाम 4 बजे की 4 खेल से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको दिखाता हूं। विमेंस वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। दीप्ति ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने लगाया अर्धशतक, 44 गेंदों में बनाए 68 रन। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खेली 36 रन की पारी। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर जयपुर में जश्न। जयपुर में महिलाओं ने तिरंगा लहराया, बढ़ाया टीम का हौसला। फीफा वर्ल्ड कप मैच में जर्मनी की जीत, कुरासाओ को 7-1 से हराया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के एक बयान से सियासी संग्राम मचा हुआ। एक सभा को संबोधित करते हुए जावेद अली ने बहुसंख्यकों पर बड़ा विवादित बयान दिया है। सपा सांसद जावेद अली ने विवादित बयान देते हुए बहुसंख्यक समाज को कहा कि जहरीला वो हो गया है। धर्म के आधार पर दूरियां बढ़ गई हैं। आपसी भरोसा काफी हद तक टूटा है। बीजेपी को सपा सांसद ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है। समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली खान का ये वही बयान है जिससे सियासी संग्राम मचा हुआ है। सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। लेकिन उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है। हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए, हिंदू जहरीला हो गया उसके लिए जो देश विरोधी, हिंदू जहरीला हो गया जो धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। मुरादाबाद के कार्यक्रम में जावेद अली खान ने कहा कि धर्म के आधार पर आपसी विश्वास टूट गया है, जिसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बहुसंख्यकों के जहरीले होने की दलील दी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश का बहुसंख्यक बहुत अच्छा है और इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। पार्टी के नेता जावेद अली सांसद जी कहते हैं कि हिंदू जहरीला हो गया है। हिंदू नहीं जहरीला हो गया है। हिंदुओं ने देखा है किस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं को लूट लिया गया, किस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं के बहन बेटियों का बलात्कार, उनकी संपत्तियों को लूटा गया, घरों को जलाया गया। हिंदू ने देखा केरल में किस प्रकार से लव जिहाद फैलाया गया। हिंदू ने भोपाल बलात्कार कांड देखा, ब्लैकमेलिंग कांड देखा। बहुसंख्यक समाज जहरीला नहीं हुआ है। बहुसंख्यक समाज में बहुसंख्यक लोग मोहब्बत और प्रेम करने वाले हैं। मेरे साथ तमाम तर लोग हैं, आप उनके साथ भी तमाम तर लोग हैं, तो इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के बयान से क्या मतलब है? क्या ऐसे बयान की निंदा भी करेंगे? हाँ, निंदा 100% निंदा करूंगा, निंदा कर रहा हूं। कैसी आप बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जमई ने कहा कि जावेद अली के बयान को अधूरा दिखाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे लोगों को भारत से नफरत है।
होला है कि हम उनको सुरक्षित कर रहे हैं, देशवासियों को उनका विकास कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं और गजवाए हिंद की जो सोच है उसको नेस्तो नाबूद करने का काम कर रहे हैं। जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। एक भयमुक्त और एक अच्छा देश आज हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को दिया है और जिस तरह का आज भारत है, ये अपने आप में इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये भी गजवाए हिंद की सोच वाले लोग हैं। हमारे देश में जो भारत सेकुलर स्टेट बना रहा, आज़ादी के वक्त भी अगर भारत ने सेकुलर संविधान का रास्ता चुना, इसका पूरा श्रेय हिंदुओं पे जाता है। दुनिया का महान लोकतंत्र आज अगर टिका हुआ है, भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के विचार से टिका उठा। लेकिन बीजेपी आरएसएस ने जिस तरह से पोलराइजेशन, नफरत का माहौल, तो बहुसंख्यक समाज में बेशक उन्होंने जहर फैलाने का काम किया। अब एक बड़ी खबर राजस्थान के चुरू से आपको बताते हैं। चुरू में फिर से सैंड स्टॉर्म आया और जिले के कई हिस्सों में धूल का बवंडर देखने को मिला। उत्तर दिशा से उठा रेतीला तूफान इस इलाके में काफी दूर तक फैला और आंधी की वजह से दिन में अंधेरा यहां पर हो गया। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। रेतीली आंधी के बाद हल्की बारिश भी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब रेत के तूफान ने सब कुछ वहां पर धुंधला कर दिया। तेज हवाओं के साथ ये रेत जब वहां पर उड़ी तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई। आंधी की वजह से दिन में ही अंधेरा यहां पर छा गया और 30 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवाएं चली हैं। ये आप देखिए जरा, गाड़ियों की लाइटें आपको मध्यम नजर आ रही हैं सामने, क्योंकि धूल इतनी थी हवा में कि कुछ भी देखना यहाँ पर मुश्किल हो गया था। हालांकि रेतीली आंधी के बाद हल्की बारिश भी यहाँ पर हुई। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नए नवेले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से जेवर में बने इस एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी। इस मौके पर आज पहली फ्लाइट से लखनऊ किसान पहुंचे। ये 170 किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और इन किसानों ने एयरपोर्ट के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दी थी। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया और किसानों ने जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। ये महज मंगल गीत नहीं है, ये महज एक उड़ान की शुरुआत नहीं है, ये कहानी है उस त्याग की जिसने देश के विकास को नए पंख दिए हैं। जिन हाथों ने कभी जेवर की इस मिट्टी में हल चलाया था, आज उन्हीं हाथों में लखनऊ जाने वाली पहली पैसेंजर फ्लाइट का बोर्डिंग पास है। प्रधानमंत्री का जो विजन है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करे, आज उत्तर प्रदेश के जेवर ने प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार किया है। नोएडा के 170 किसानों को लखनऊ जाने वाली पहली फ्लाइट में उड़ान भरने का मौका दिया गया, क्योंकि इन्हीं की कुर्बानी से यहां नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संभव हुआ। हमारा जमीन यही यहाँ बन रहा है, यही जमीन थी, हमारा घर था, लेकिन आज उसको युवा कर दिया है, योगी जी ने युवा कर दिया है। क्यों? साइकिल से हवाई जहाज तक की सवारी। 31 बीघे जमीन गई थी हमारे मुख्यमंत्री की आंसू हमने धीरेन्द्र सिंह के लिए हमने 31 बीघे जमीन दी। पहले हम साइकिल पे चलते थे, अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम हवाई चप्पल पहन कर हवाई जहाज में बैठा दिए। देखिए, जिन किसानों ने लखनऊ की पहली उड़ान भरी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट की शुरुआत से काफी बड़ा बदलाव यहां पर आया। हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा ये जो क्षेत्र है ये विश्व पटल के वहाँ पे पहुँचा दिया। नहीं, जेवर क्षेत्र को कोई भी कहीं किसी भी उसमें नहीं समझता था। ये जेवर भी जेवर टप्पल के नाम से बोला जाता था। आज जेवर विश्व के किसी कोने में भी सुने
तो जेवर का नाम मशहूर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरजमीन पर जेवर में एयरपोर्ट बना है और ये एयरपोर्ट आने वाले भविष्य में सबके लिए बहुत उन्नति लाएगा। विधायक साहब के द्वारा जो उन्होंने बोली कि जो पहली फ्लाइट में किसान लोग जाएंगे, आज वो जो साकार रह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और बढ़िया विधायक हैं जो मुँह से कह चुके हैं, वो ये बात पे आज खड़े उतर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की बात है। जमीन तो गई है लेकिन आगे के लिए विकास की जड़ जम गई है। देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, यहाँ पर हमारे यहाँ से पहली फ्लाइट जा रही है तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर ज़मीनें गई थी, यहाँ पर हम खेती किया करते थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे, आज जो है ना उसी से जो है ना हम हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे, बड़े फख्र की बात है। तो इसी खबर के साथ 4 के ऐलान में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं ताबिश हुसैन, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। नमस्कार।